हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ पुणे मेट्रो 2021। ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एक मिक्स्ड सेट ऑफ एमसीक्यूज का होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये भी मैं हम लोग आप आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव 5th नंबर का सेशन है गाइज। अगर इसके पहले के 4 सेशंस नहीं देखे होंगे तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमारे सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे 4th नंबर के सेशन में हमने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कहता है, एज पर द आई रूल्स 1956 व्हाट इज द मिनिमम depth of laying of a cable from ground surface to the top of cable for high voltage of 22 kV और 33 kV। तो उसका करेक्ट आंसर है 1.05 मीटर इसका डिस्टेंस होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है LGN डबल LG फॉल्ट, जयेश नरहरे, सर्वेश्वर सोनवने, विशाल पवार, सौरभ कांदे, विवेक गुप्ता, प्रदीप मोले, कोटा दिनेश, इलेक्ट्रिकल विद दीपक एंड रन पीवीटी। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर में कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेंशन कर सकते हैं। आई हैव रिसीव्ड ओवर 20+ करेक्ट आंसर, बट मैं आपको पता है अर्ली 10 स्टूडेंट्स को भी मैं कंसिडर करता हूँ। आपको एक चीज़ पता होगी कि पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन पैटर्न में मराठी का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। आपको ये क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, उसी तरीके से 35 मार्क्स का जो नॉन टेक्निकल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका स्कोर बूस्ट करेगा और सिलेक्शन के लिए यही आपको हेल्प करेगा। देन आपका आता है डिसिप्लिन विच इज़ इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स एंड इसका टोटल कंबाइंड क्वेश्चन है 150 फॉर 150 मार्क्स एंड उसका टाइमिंग है 120 मिनट्स। एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन करके रखी है जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये आपको हालांकि पता है, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करके दे रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन तक आपको ये जो हैबिट लगी रहती है 1/4 इनकरेक्ट की, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका 1/3 निगेटिव से जो का स्कोर है काफ़ी लो डाऊन हो सकता है। ठीक आहे। आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट परत एकदा रिमाइंड करू शकतो, खूप सारे ॲस्पिरंट्स आहेत त्यांनी मला मराठी व्याकरणाची मॅरेथॉनची लिंक मला मागितलेली, पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की याची जी लिंक आहे ही ऑलरेडी आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे। आणि हे जे व्हिडिओज आहेत, ठीक आहे, स्पेशली मराठीसाठी पुणे मेट्रोसाठी 20 अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि मराठी व्याकरणाची मॅरेथॉन ही 2 तासांची वार्षिक मॅरेथॉन आहे, खूपच महत्त्वाची आहे तुमच्या येणाऱ्या परीक्षेसाठी। आणि याची ईबुक पण आमच्या कोचिफायच्या ऑफिशियल ॲप्लिकेशनवर अवेलेबल आहे। जर तुम्हाला याची लिंक मिळाली नसेल तर मला स्पेशली मागा किंवा तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करा या व्हिडिओच्या आतमध्ये, तुम्हाला एक प्लेलिस्ट मिळेल नॉन टेक्निकलची, त्याच्यामध्ये मराठीची आणि स्पेशली मी मराठीची लिंक पण तुम्हाला त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे। तर हे जाऊन नक्की बघा, कारण की मराठीचे याच्यामध्ये जे काही तुम्ही टॉपिक्स ग्रामरचे टॉपिक्स मेन्शन केलेले आहेत ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण होणार आहेत आणि तुम्हाला याची भरपूर मदत मिलेल तुमच्या येणाऱ्या परीक्षेसाठी। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के, जिसमें लॉजिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सेशन आपको जाके देखना होगा। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है, मस्ट वॉच बिफोर एग्जामिनेशन। दैट मीन्स आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपको नॉन टेक्निकल में किस तरीके से इसके क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। आपको आने वाले इसमें मराठी के क्वेश्चन भी हालांकि इंक्लूडेड, दैट मीन्स ये कंप्लीटली 50 क्वेश्चन का एक सेशन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको एक पेपर का पैटर्न इससे पता चल जाएगा। अब हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं गाइस। सब देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अ शंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ 1 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर से लेके हमें 10 मिली एम्पियर पे रेंज एक्सटेंड करना है एक एमीटर की। वाइल मीटर रेजिस्टेंस इज 36 ओम, द वैल्यू ऑफ शंट विल बी व्हाट। आपको पता है जब हम लोग एमीटर का, ये हो गया हमारा एमीटर, इसका रेंज एक्सटेंड करती है होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हमें लो वैल्यू ऑफ शंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी कम टाइम में मैं आपका सेशन कवर अप करता हूँ। हमारे सेशन की मैक्सिमम लेंथ रहती है 30 मिनट्स के लिए, इसलिए मैं बता दूँ सेशन के बीच में जो भी मैं आपके साथ में बाकी डिटेल्स मेंशन करता हूँ वो आपको एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन बन के पूछती है, इसलिए आपको सेशन को कहीं भी स्किप नहीं करना रहता है। काफ़ी ऑप्टिमम टाइम में आपका मैं ऑलरेडी कवर करता हूँ, स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है, इस चीज़ में ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा शंट। आई लाइक टू चेंज द कलर। ओके, सो यू वोंट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पे देखिए ये RSH है जिसका वैल्यू है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम लोग RM से इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है I-IM, या फिर हम लोग मेंशन कर सकते हैं अगर हमारा मेन करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो है हमारा टोटल I, और ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है IM, तो इसमें से डिफरेंस अकॉर्डिंग टू KCL क्या रहेगा, I-IM। करेक्ट, तो ये हो गया RSH का वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स ये शंट वैल्यू, लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस हम लोग इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर। उसी तरीके से अगर वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करना हो तो हम लोग उसके RAC को हम लोग उसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको एरेज कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ शंट को निकालने के लिए एक फार्मूला रहता है, RAC इज इक्वल्स टू RM अपॉन M-1। अभी M क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ये जो रेशियो रहता है वो रहता है I डिवाइडेड बाय IM, दैट मीन्स M इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय IM। अब ये I क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड फुल स्केल है। रिक्वायर्ड फुल स्केल कितना है हमारे पास, ये हमें रिक्वायर्ड है, इतने की ज़रूरत है हमें 10 मिली एम्पेयर की। और IM क्या है हमारा, ये हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है जो कि अभी अवेलेबल है 1 मिली एम्पेयर्स का, ठीक है। ये 10 हो गया और ये हो गया 1, तो हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास, RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 36 ओम्स, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते 36 अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेते गाइस, तो डेट मीन्स आपको देखिए 1 इंटू 1 10 माइनस 1 विल बी 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 4 ओम्स का। दैट मीन्स यहाँ पे जो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा RSH, उसका वैल्यू रहेगा 4 ओम्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप ये आप मेजरमेंट टॉपिक्स का पढ़ लोगे। देखिए मेजरमेंट टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, सबसे पहले तो आपको चार्ट जो है वो डिफरेंट अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। उसका वर्किंग डायग्राम, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, मूविंग आयन, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, उसका वर्किंग, ठीक है। उसके हर एक कंपोनेंट का क्या क्या बेसिक फंक्शंस रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकली पढ़ के जाना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा DFC सेल में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आजकल रटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन में। आपके जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ही आपको फायदे मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, हर एक चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। और एक चीज़ मैं आपको काफ़ी बार नोट करा देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें मेंशन करते हैं कि हम लोग 10,000 प्लस बुक की, जो हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आता है कि हम लोग इसको पढ़ने के बाद एक सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 10,000 प्लस MCQs को पढ़ने के बदले आप आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर करके देखिएगा। वो आप सब क्लियर करके रखोगे तो भी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। गाइस आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, जो वो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो हर बार डिफरेंट होती है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ के क्वेश्चन को आंसर करना रहता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, अभी तो हमें RSH का वैल्यू पूछा गया, तो क्या पता हमें इंटरलेशंस पूछा जाए या फिर और कोई दूसरी वैल्यूज पूछा जाए या फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी आपको पूछा जाए, तो ये आपको अच्छी तरीके से 2 और 4 वाले क्वेश्चन ध्यान में रखने हो रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 2, द बर्डन अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड एज। देखिए जो बर्डन रहता है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के, ठीक है, वो हमारा इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि हमारा लोड चेंज होता है सेकेंडरी पे, वो भी हमारा चेंज होता है, बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के ऊपर जो परमिसिबल लोड रहता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो नॉमिनल रेशियो रहता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, वो हमारा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी लोड करंट है वो चेंज होता रहता है, उसी के कारण उसका टर्न्स रेशियो भी चेंज होता है। और उसी के कारण जो चेंज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी करंट, और उसी के कारण जो एरर में, जो मेजरमेंट में एरर आते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेट करते रखते हैं हम लोग लिमिट, ताकि उसके बियॉन्ड हमारे एरर जाए नहीं, ठीक है। उस परमिसिबल लोड को हम लोग बर्डन कहते हैं, ठीक है, बर्डन कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम लोग मेजर करते हैं बाय V2 एंड I2, ठीक है। दैट मीन्स द बर्डन अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड एज, सेकेंडरी की बात की है इसलिए हम लोग इसको V2 बाय I2 से मेंशन करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, द मटेरियल्स कॉजेज अ लो पावर लॉस इन अ मैग्नेटाइजेशन एंड आर सुटेबल एज अ कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन शुड हैव। जो मटेरियल ये हमारे यूज़ करते हैं, जो हमारा उसमें लो पावर लॉस होना चाहिए इन मैग्नेटाइजेशन एंड सुटेबल होने चाहिए हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप होना चाहिए। मैंने आपको हिस्टेरिसिस लॉस के लिए एक सेपरेट सेशन आपका कवर करा है, ठीक है। जितना ही हमारा हिस्टेरिसिस लॉस, ये जो बैंड नैरो रहेगा, उतना ही हमारा जो लॉस है वो हमारा कम रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा, जितना उसका जो बैंड है वो बड़ा रहेगा, उतना ही हमारा उसमें लॉसेस आपके ज़्यादा होता है, ठीक है। BH कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आपने 15 मिनट का सेशन नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। इसके बाद एक बार आपने देखने के बाद आपको ये जो हिस्टेरिसिस कर्व है, BH कर्व है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, एन यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, हर एक चीज़ में आपको नोट करना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी है, ठीक है। UJT आपने देख लिया, ठीक है। UJT में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। उसके टर्मिनल्स के नाम आप ध्यान में रखिएगा, B2 B1 एंड E,
ठीक है। उसका बाइसिंग, ये एक हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। उसके बाद में ये इसका बेसिक फंक्शंस क्या रहता है, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यूजेटी ट्रांजिस्टर इज यूज टू। अब यूजेटी ट्रांजिस्टर हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल को ट्रिगर करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली, तो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हर एक चीज़ें पढ़ते वक्त, जैसे यूजेटी पढ़ लिए, सबसे पहले तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट, उसके सिम्बॉल, उसमें टर्मिनल्स क्या रहता है, ठीक है, उसमें बाइसिंग क्या रहती है, ये आप पढ़ के जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। द कम्यूटेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड अप ऑफ। जो कम्यूटेटर रहता है, अब देखिए कम्यूटेटर रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन में। अब डीसी मशीन के अगर हम लोग जब बात करते हैं, तो जब जनरेटर एक्शन रहता है और जब मशीन का एक्शन रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट एसी टू डीसी या फिर डीसी टू एसी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर करके जाइएगा। कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन मैंने अभी मेंशन करके रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कम्यूटेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन किससे बना रहता है, वो कॉपर सेगमेंट से बना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट्स। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माइका इंसुलेशन है एंड दिस वन इज द शाफ्ट। आप विजुअली इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, कम्यूटेटर के मैंने आपको बताया था मेनली 2 फंक्शन रहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू डायरेक्ट क्वांटिटी या फिर डायरेक्ट क्वांटिटी टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वो डिपेंड करता है एज अ मशीन यूज़ हो रही है या फिर वो एज अ जनरेटर यूज़ हो रहा है। जो सेगमेंट रहते हैं वो इंसुलेटेड किए जाते हैं कितने mm से, तो वो रहता है 0.8 mm। और किससे रहते हैं, बाय यूजिंग माइका शीट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0.8 mm के थिक माइका शीट्स के बाद थिक माइका शीट से वो इंसुलेटेड रहते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। द कलर ऑफ सिलिका जेल इन अ ड्राई कंडीशन। देखिए ड्राई कंडीशन में सिलिका जेल का जो है, एक हमारा सिलिका जेल मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इसको मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो हम लोग देखने के लिए इसको जनरली यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल में। ठीक है, तो हम लोग ऐसा विजुअल इंडिकेटर भी हम लोग कह सकते हैं कि कितना मॉइस्चर है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर, उससे हम लोग पता करते हैं। अब देखिए जब हमारा सिलिका जेल नया रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वो ब्लू कलर का रहता है, और जब वो हमारा पिंक कलर का हो जाता है, दैट मीन्स यू विल कम टू नो कि इसमें से मॉइस्चर कंटेंट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया तो इट विल टर्न टू द पिंक, और उसका जो क्वालिटी है उसका वो डिटोरेट हो जाएगा, उसका हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा उस चीज़ में। ठीक है, तो जो सिलिका जेल का कलर इनिशियली ब्लू कलर का रहता है, और जब हम उसमें मॉइस्चर एडअप हो जाते हैं या फिर एब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो हमारा पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ड्राई कंडीशन में इट इज़ अ ब्लू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन वेट कंडीशन या फिर हम लोग कह सकते हैं इन मॉइस्चर कंडीशन, आफ्टर ऑब्जर्विंग द मॉइस्चर इट विल टर्न टू द पिंक। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हमने काफ़ी बार कवर करा है। जैसे आपको अभी डीएफसी सेल में लोड बस, स्लैक बस, ठीक है, पीक्यू बस कौन सी रहती है, पीडीएल बस कौन सी रहती है, और पीवी बस कौन सी रहती है, ये आपको एक टेबल मैंने काफ़ी बार करा है, ये आप पढ़ के जाइएगा, हर चीज़ नोट करके जाइएगा। अब मैं जो भी सेशन बता रहा हूँ, एक रफ पेन पेपर लेके आप सारी चीज़ें मेंशन करके रखिएगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, वो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पीक्यू पीडीएल बस जो होती है और पीवी बस जो रहती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप पढ़ के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वी एंड आई एंड द एंगल बिटवीन ई एंड आई इज कॉल्ड एज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए होता क्या है, लोड एंगल को ही हम लोग कहते हैं पावर एंगल, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं डेल से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही 3 क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। डेल क्या होता है, पावर एंगल होता है, ध्यान में रखना होगा लोड एंगल, एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई एंड वी। उसी तरीके से लोड पावर फैक्टर एंगल, जिसको हम लोग फाई से मेजर करते हैं, वो हमारा रहता है बिटवीन वी एंड आई। और इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट एंड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ अ एंगल डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख के जाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि हमने खुद नहीं फ्रेम किया था, बट आपको ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो ऐसा आपको एक नॉट वाले क्वेश्चन जो अगर आप IBPS पेपर का कंडक्ट कराते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द लोड एंगल इज बिटवीन एंगल बिटवीन ई एंड वी विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस तरीके से तो आपको तीनों भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा, सो दैट आप नॉट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। हाई स्पीड अल्टरनेटर्स आर जनरली टर्म्ड एज अ टर्बो अल्टरनेटर्स। हाई स्पीड अल्टरनेटर्स को हम लोग एज अ टर्बो अल्टरनेटर करके भी कहते हैं। तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना होगा। उसकी जो डायमीटर है वो शॉर्ट रहता है और उसका एक्सियल लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग रहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ टर्बो अल्टरनेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग एक्सियल लेंथ। ठीक है, ये एक्सियल लेंथ हो गई, ये इसका एक्सिस हो गया ना शाफ्ट का। ठीक है, इसकी एक्सियल लेंथ लॉन्ग है बट इसका डायमीटर शॉर्ट है। ठीक है, ये हम लोग
कौन से टर्बो अल्टरनेटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आप अगर हाइड्रो के लिए बात करेंगे, ठीक है, जो सैलिएंट पोल टाइप ऑफ रोटर्स रहते हैं उसका डायमीटर काफ़ी बड़ा रहता है, बट इट हैज़ अ शॉर्ट एक्सियल लेंथ। दोनों भी कंडीशन ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। Then we have a next question, question number 9. The inverted V curve of an alternator is drawn between. जो अल्टरनेटर का इन्वर्टेड V कर्व है किसके बीच में ड्रॉ करते हैं? ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो V कर्व या फिर इन्वर्टेड V कर्व, तो दोनों भी ध्यान में रखना होगा। इन्वर्टेड V कर्व किसके बीच में रहता है? पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट, ठीक है, पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट, या फिर अगर आपको V कर्व पूछा गया तो वो रहता है बिटवीन I करंट, बिटवीन I एंड IF, दोनों भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कौन से कंडीशन में? देखिए, जब ओवर एक्साइड रहता है, अंडर एक्साइड रहता है, तो लीडिंग रहता है, लैगिंग रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोटर। देखिए, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको DFC सेल में पूछा गया था। ये क्वेश्चन डालने का इसलिए मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरीके से क्वेश्चन की हैबिट होनी चाहिए। हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं गाइस, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर करंट, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमने पढ़ी हुई रहती है, बट हम लोग फिर भी इसमें दो ऑप्शन में गलत हम लोग कन्फ्यूज होकर गलत मार्क करके आते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई मोटर की तो वो रहती है हमारी टॉर्क, आर्मेचर करंट, ठीक है। बट अगर आपको मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी तो वो हमारी स्पीड एंड टॉर्क, स्पीड वर्सेस टॉर्क हो गया हमारा मैकेनिकल, एंड अगर आपको टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है तो हमारा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो आपको टॉर्क एंड आर्मेचर करंट ध्यान में रखना होगा। अगर आपको मैकेनिकल पूछा है तो स्पीड एंड टॉर्क ध्यान में रखना होगा गाइस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then we have a next question, which is question number 11. The most appropriate operating speed in a RPM of a generator used in a thermal, nuclear and hydropower plants would respectively be what? अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया? थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग कौन से आरपीएम के जनरेटर्स को यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3000 हम लोग थर्मल में यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर में भी थर्मल 3000 आरपीएम का जो जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स वी कैन नॉट यूज़ 1500 आरपीएम जनरेटर्स, वी हैव टू यूज़ 300 आरपीएम क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी लो रहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको गलत मार्क करके आते हैं। देखिए, शंट कैपेसिटर इन अ सबस्टेशन आर यूज्ड फॉर, तो वो हम लोग डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं गाइस, डिलीवर द लैगिंग VAR। यहाँ पे एब्सॉर्ब मत करना करके आना, ध्यान में रखना होगा। देखिए, शंट कैपेसिटर वो ऑपरेट करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर पे। वो ऑपरेट किस पे करते हैं? वो ऑपरेट लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं, एंड इट कंज्यूम्स द दैट मीन्स इट कंज्यूम्स द लीडिंग VAR एंड इट डिलीवर्स द लैगिंग VAR। वो हम खुद क्या करते हैं? लीडिंग VAR को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, और लैगिंग VAR को वो डिलीवर करते हैं। ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोनों भी मैंने आपको कंडीशंस मेंशन करके रखी है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। अ DC शंट मोटर हैज़ अ रेटेड ऑफ 480 RPM. Certain industrial application requires this motor to run at a 540 RPM for some time. Which speed control method will be desirable? आपके पास एक कंडीशन गिवन है कि हमारे पास में DC शंट मोटर है जिसका रेटिंग है 480 RPM का। अगर हमें इसको 540 RPM पे हमें कुछ टाइम के लिए इसको रन करना होगा तो हमारे पास जो स्पीड कंट्रोल मेथड है इसमें से हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे? ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको मेंशन की थी। इस कंडीशन में हम लोग फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल वो अबव देन बेस स्पीड के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बट आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो है स्पीड का, वो हम लोग बिलो रेटेड स्पीड के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको फील्ड कंट्रोल मेथड पूछा गया तो वो हम लोग स्पीड मोर देन बेस स्पीड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ एन आर्मेचर कंट्रोल मेथड तो बिलो रेटेड स्पीड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दैट मीन्स रेटेड स्पीड के बिलो ही इसका स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, और अगर आप हमारे पास फील्ड है तो अबव रेटेड स्पीड, ठीक है। दोनों भी कंडीशन ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ अ केबल मीन्स व्हाट? देखिए, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग जो रहती है हमारी, जो ग्रेडिंग करते हैं मेनली केबल की, तो वो दो तरीके की रहती है। एक तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग रहता है या फिर इंटरशीथ ग्रेडिंग रहता है। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या होता है मेनली, ठीक है, वो हम लोग डिफरेंट लेयर जो रहते हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्रिक्स की, डिफरेंट परमिटिविटीज़ के बिटवीन कोर एंड शीथ के हम बीच में लगाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। एंड इसके बाद में हमारा इंटरशीथ ग्रेडिंग भी आता है। उसके पास में हम लोग क्या करते हैं, वेरियस डायलेक्ट्रिक के बदले हम लोग क्या करते हैं कि कंपोजिट डायलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे कि होमोजीनियस डायलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया उसके इसमें। तो हम लोग कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्यों करते हैं केबल्स की? उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ मीनिंग ऑफ यूजिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट परमिटिविटीज़। हम लोग डायलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं ऑफ डिफरेंट परमिटिविटी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
Then we have a next question, which is question number 15. Very important question. On a base of 132 kV, 100 MVA transmission line has a 0.2 per unit impedance. On a base of 220 kV, 50 MVA will have a per unit impedance of what? अभी हमारे पास नया पर यूनिट इम्पिडेंस पूछा गया है, तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? ZPU न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? ZPU ओल्ड, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा गाइस, मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या कहते हैं? KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर बोला, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमारे पास में ZPU ओल्ड कितना है? आई लाइक टू चेंज द कलर गाइस वंस अगेन। ठीक है, ZPU ओल्ड कितना है हमारे पास में? हमारे पास 0.2। ठीक है, अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो उसको, ठीक है, ZPU ये देखिए, इट हैज़ अ 0.2 पर यूनिट। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ 0.2 पर यूनिट इंपीडेंस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे? MVA न्यू। MVA न्यू कितना है हमारे पास में? 50, ये नया हो गया। MVA ओल्ड कितना है हमारे पास में? 100। ठीक है, यहाँ पे MVA 100 MVA का अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय KV ओल्ड कितना है हमारे पास में? पुराना है 132 KV का, 132 अपॉन ओल्ड कितना है हमारे पास में? ओल्ड है 220। ठीक है, न्यू है हमारे पास में 220। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, और ये आपको एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया हमने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन रहते हैं, बेसिक से क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछते ताकि आप कंफ्यूज हो सके, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन है और टाइम है 120 मिनट्स। उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन तो उनको देना रहता है टफ, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछते हैं। ठीक है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज लीस्ट रिलायबल। दैट मीन सबसे कम रिलायबल पावर है, हम लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते कि अभी पावर हमें को कंटिन्यूसली मिलेगा या नहीं। तो वो होता है इन केस ऑफ अ विंड पावर प्लांट। ठीक है, विंड एनर्जी जो विंड मिल्स रहती है, या फिर हम लोग विंड एनर्जी पावर प्लांट जो रहते हैं, उसकी जो रिलायबिलिटी काफ़ी कम रहती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे अल्टीमेटली अवेलेबिलिटी ऑफ विंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है if the frequency of an input voltage of a transformer is increased keeping the magnitude of a voltage unchanged। अगर हमारे वोल्टेज को अनचेंज करते हैं बट हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा हमारी कंडीशन? हिस्टेसिस लॉस क्या होगा और एडी करंट लॉसेस को क्या होगा? देखिए, हिस्टेसिस लॉसेस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे और एडी करंट लॉसेस हमारे अनचेंज रहेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, जैसे कि V/F जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है इस केस में। तो हिस्टेसिस लॉसेस किस पे डिपेंड करता है? V1 रेस्ट पावर 1.6 अपॉन F ऑफ 0.6। ठीक है, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो हिस्टेसिस लॉसेस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, बट एडी करंट लॉसेस क्या है? WE का हम लोग किस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं? V1 होल स्क्वायर पे। ठीक है, दैट मीन्स हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है इस केस में। ठीक है, तो वो हमारा एडी करंट लॉसेस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, दोनों भी कंडीशन ध्यान में रखना। इसके हालांकि दूसरे भी कंडीशन रहते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। A large hydropower station has a head of 324 meter and an average flow of 1370 cubic meter per second. The availability of hydraulic power from this station will be what? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। हमारे पास में H का वैल्यू गिवन है 324 मीटर्स, Q इज गिवन एज अ 1370 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, W इज इक्वल्स टू क्या है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हमारा प्लांट एफिशिएंसी गिवन नहीं है तो हम लोग उसको 100 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ईटा का वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन रहता है उसके इसमें हम लोग फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अवेलेबल हाइड्रोलिक पावर पूछा गया है, तो P इज इक्वल्स टू क्या रहता है? उसका फॉर्मूला 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ईटा इंटू Q इंटू W इंटू H। ठीक है, और ये वाट में हम लोग मेजर करते हैं। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे गाइस। 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1, ईटा का हमने वैल्यू 1 ले लिया क्योंकि इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 1 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय Q कितना है हमारे पास में? 1370। ठीक है, Q इज गिवन एज दैट मीन्स 1370 मल्टीप्लाइड बाय W कितना है हमारे पास में? 1000 मल्टीप्लाइड हम लोग किससे करेंगे? इसका 324 से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है अबाउट 4.35 मेगावाट आता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने भी एक सेशन मेंशन करके 30 to 40 मिनट का सेशन है। आपको इसमें किस तरीके से रिड्यूस करना है, काफ़ी क्विकली आंसर कैसे तरीके से निकालना है आपका। हालांकि आपको आंसर तो पता रहता है, फॉर्मूला भी पता रहता है, लेकिन आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के द्वारा आपको काफ़ी आपका टाइम इसमें स्पेंड हो जाता है। इसके लिए मैंने एक सेशन मेंशन करके रखा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मांग सकते हो, या फिर आपको मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाके देख सकते हो।
देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द फॉलोइंग वेवफॉर्म हैज़ द लोवेस्ट फॉर्म फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर का आपको रेशियो पता होना चाहिए, ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में के लिए, कौन से वेवफॉर्म के लिए सबसे कम होता है, वो होता है स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्क्वायर, साइन वेव, ट्राइंगुलर, स्क्वायर एंड सॉटूथ वेव की RMS वैल्यू, पीक वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको प्रोवाइड करा है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसको, ठीक है। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 20, द करंट गेन ऑफ अ इमिटर फॉलोअर इज। देखिए इमिटर फॉलोअर सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को भी हम लोग वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग उसको एज अ वोल्टेज बफर भी करके कहते हैं। बट इस केस में ध्यान में रखना होगा जो इमिटर फॉलोअर का जो करंट गेन है वो रहता है मोर देन यूनिटी का, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो करंट गेन कॉमन बेस का क्या रहता है, अल्फा, कॉमन इमिटर का बीटा रहता है, और कॉमन कलेक्टर का गैमा, जिसको हम लोग 1 प्लस बीटा से भी मेंशन करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसका वोल्टेज करंट गेन का जो टेबल मैंने मेंशन किया था आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। तो ये थे गाइस हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेगा। हर एक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेंशन कर सकते हो। आपको हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस डिस्कशन हम लोग आपके साथ में वहाँ पे करते रहते हैं। जो मराठी का ई-बुक मैंने आपको मेंशन किया वो आप जाके परचेस कर सकते हो कोचिफाई चैनल पे, काफ़ी नॉमिनल अमाउंट में मेंशन करके रखा है हमने, 10 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं देखना है तो आप उसमें जाके सेशन भी देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।